उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला एक आदमी अपने परिवार के साथ नवी मुंबई में रहता है। एक दिन उसके बच्चे उससे कहते हैं कि पापा मॉल चलते हैं, बहुत दिन हो गए मॉल नहीं घूमे। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मम्मी से बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग मॉल चलते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे कहता है कि बच्चे कह रहे हैं कि मॉल चलना है घूमने, तुम चल रही हो? उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, हम चलते हैं। अब पूरा परिवार अपने घर से निकलता है और मॉल तक जाने के लिए एक ऑटो करता है। ऑटो वाले का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बोलने में बहुत अच्छा होता है, पैसे भी जैनमन लेता है। और अब ऑटो वाला पूरे परिवार को मॉल के बाहर जाके छोड़ देता है। जो पैसे तय हुए थे वो पैसे दिए जाते हैं और ये लोग मॉल घूमने चले जाते हैं। मॉल घूमने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद ये पूरा परिवार मॉल से जब बाहर निकलता है और ऑटो ढूंढता है तो इत्तेफाकन वही ऑटो वाला इनको दोबारा से मिल जाता है। और ये लोग एक दूसरे को देखते हैं तो हंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि देखो इन्हीं के साथ आए थे, अब इन्हीं के साथ वापस जाना है। अब ये लोग उस ऑटो में बैठते हैं और वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो सब लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं, जो ऑटो वाले के पैसे तय थे उसको दे देते हैं। तभी ऑटो वाला कहता है कि बहन जी थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? तो वो महिला कहती है कि हाँ भैया, क्यों नहीं मिलेगा। वो महिला अपने घर के अंदर जाती है और इसे एक गिलास पानी देती है। अब पानी देते समय वो महिला इतनी अच्छी तरीके से इस ऑटो वाले से बात कर रही थी कि ये ऑटो वाला बहुत खुश हो जाता है, उस महिला को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब महिला अपने परिवार के साथ घर के अंदर चली जाती है, ऑटो वाला वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद था रक्षाबंधन का त्यौहार, और रक्षाबंधन वाले दिन ये ऑटो वाला क्या करता है, उसी महिला के घर पे पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये ऑटो वाला उस महिला के घर पे पहुंचता है तो परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं। उससे पूछते हैं कि भैया बताइए क्यों आए हो? तो ये आदमी कहता है कि आपके चेहरे में मुझे अपनी बहन नज़र आती है, तो क्या आप मेरे हाथ पे एक राखी बांध सकती हैं? मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। महिला खुश हो जाती है, उसका पति खुश हो जाता है, उसके दोनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि देखो ऑटो वाले को हमारी माँ के अंदर अपनी बहन नज़र आती है, इसीलिए रक्षाबंधन पे राखी बनवाने के लिए आया है। अब दोस्तों यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी रक्षाबंधन आता था ये ऑटो वाला इस महिला के घर पे जाता था और इससे राखी बनवाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन इस महिला का पति अचानक से ही गायब हो जाता है और पूरे 11 महीने तक ये नहीं पता चलता कि इस महिला का पति गया तो गया कहाँ। आखिरकार जब इसके पति का भाई अपने भाई को ढूंढने के लिए आता है तब जाके पता चलता है कि इसके पति की जो है हत्या कर दी गई है, उसके शरीर को 3 हिस्सों में काट दिया गया है। दोस्तों अगर इस महिला का देवर अपने भाई को ढूंढने के लिए नहीं आता तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिर इसके पति के साथ हुआ क्या है, क्योंकि पूरे 11 महीने का समय बीत गया था और 11 महीने बाद इसके पति की लाश के शरीर के टुकड़े नहीं, उसका कंकाल पाया था। जब पुलिस वालों ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो जो कहानी निकल के सामने आई, सभी लोग चौंक गए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी उसी ऑटो वाले के ऊपर है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये ऑटो वाला इस महिला के घर पे जाता था और इससे राखी बनवाता था, इसे अपनी मुंह बोली बहन बनाया था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के नवी मुंबई से, और नवी मुंबई का एक थाना रखता है रावले MIDC। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 24 अप्रैल 2026 की सुबह की। एक शख्स जिसका नाम हरेराम कुशवाहा रावले थाने में पहुंच जाता है और वहां पे जाके खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। दरअसल दोस्तों जो हरेराम कुशवाहा है वो उत्तर प्रदेश का है और उसे महाराष्ट्र के थानों के बारे में कोई ऐसी जानकारी है नहीं, इसीलिए वो वहाँ पे जाके खड़े होकर सोच रहा था कि वो किससे बात करे किससे नहीं करे। इसीलिए वो थानेदार साहब को ढूंढ रहा था। तभी उसके पास एक कांस्टेबल पहुंच जाता है। कांस्टेबल उससे पूछता है कि बताओ कैसे खड़े हुए हो, किससे क्या काम है? तो ये बताता है कि साहब मैं थानेदार साहब को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। तो कांस्टेबल उससे पूछता है कि क्या बात करनी है, तो मुझे बताओ, मैं थानेदार साहब से जाके कह दूंगा। तब जाके ये बताता है कि साहब मेरा नाम हरेराम कुशवाहा है, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के काठीरंबा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे भाई का नाम है बलराम सूर्यनाथ कुशवाहा। बलराम सूर्यनाथ कुशवाहा पिछले 11 महीनों से घर से लापता है।
वो कहाँ है कहाँ नहीं है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो जहाँ पे काम करता था मैंने वहाँ पे जाके जानकारी ली, उसके जो यार दोस्त थे उनसे जाके जानकारी ली, उसकी पत्नी से भी जाके पूछा तो किसी को भी मेरे भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन करके देखा तो साहब उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पिछले 11 महीने से मेरा भाई गायब है। वो गया तो गया कहाँ? साहब आप मेरे भाई को ढूंढ दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ हो। अब दोस्तों जैसे ही हरिराम कुशवाहा ये वाली बात बोलता है तो पुलिस वाले जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब हरिराम कुशवाहा से उसके भाई के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे काम करता था, उसकी शादी किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, पूरी जानकारी हमें बताओ। तब जाके हरिराम कुशवाहा अपने भाई बलराम के बारे में बताता है। वो कहता है साहब आज से 17 साल पहले मेरे भाई की शादी देवरिया जिले की सुनीता नाम की एक महिला के साथ हुई थी, जिसकी उम्र इस समय पे 40 साल के आसपास है। थाना लगता है भटपरा रानी और खड़ेश्वर गांव की रहने वाली है। जब मेरा भाई गायब हुआ था तो मैं अपनी भाभी के पास गया था, उसके गांव गया था। वो गांव में तो थी नहीं, वो नवी मुंबई में थी, इसलिए मैं नवी मुंबई आया। मैंने वहाँ पे जाके उससे पूछा कि भाई कहाँ है। मैं उसको रोज़ाना फ़ोन लगाता हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि अगस्त 2025 में आपके भाई जो है मेरे से झगड़ के चले गए। मैंने उससे पूछा कि किस बात पे झगड़ा हुआ। वो बताती है कि वो आए दिन घर पे आते थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, शराब पी के आते थे। अब मैं कुछ कहती थी तो थोड़ी छोटी बात पे ही नाराज़ हो जाते थे। अब वो घर छोड़ के 2-2 4-4 दिन के लिए चले जाते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि वो अंसल बाबा के आश्रम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंसल बाबा का कोई आश्रम है। उसने कहा कि मैं अंसल बाबा के आश्रम जा रहा हूँ, अब मैं आराम से 5-6 महीने वहीं पे रहूँगा। मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरा मन होगा तो मैं आऊँगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये कह के चले गए। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी भाभी का फ़ोन नंबर लेते हैं और उसकी भाभी सुनीता को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम अभी सीधे थाने आ जाओ। अब सुनीता सीधे ही थाने जाती है। थाने में बुला के उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ की जाती है तो सुनीता जो उसने अपने जेठ को जवाब दिया था वही वाली बात पुलिस वालों को बताती है कि मेरा पति शराब पी के आता था, लड़ता था, झगड़ता था और ऐसे कह के वो अंसल बाबा के आश्रम चला गया। उसने मुझसे कहा कि 5-6 महीने बाद आऊँगा, मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। अब पुलिस वालों ने उससे हर तरह के सवाल जवाब कर लिए। सवाल जवाब करने के बाद में पुलिस वालों ने सुनीता से सिर्फ एक ही प्रश्न किया और उस प्रश्न पे सुनीता जो है चुप हो गई, वो नीचे देखने लग गई। दरअसल पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम्हारा पति गायब हो गया तो तुमने किसको बताया ये वाली बात? तो सुनीता कहती है कि मैंने अपने ससुराल वाले सभी लोगों को बता दी, उनके यार दोस्तों को सारी बात बता दी, लेकिन मेरे पति के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। पुलिस वालों ने कहा तुमने अपने ससुराल में सबको बताया? सुनीता कहती है हाँ। उसके यार दोस्तों को भी बताया? हाँ। और किसको बताया? वो कहती है अड़ोसी पड़ोसी सबको पता है ये वाली बात। पुलिस वाले कहते हैं तुमने पुलिस को बताया? सुनीता कहती है नहीं, तुम्हारा पति गायब हो गया, तुम पुलिस के पास गई नहीं। पिछले 11 महीने से तुम्हारा पति गायब है, वो कहाँ है, तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है? सुनीता कहती है नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, ये बताओ। अब दोस्तों जैसे ये वाली बात सामने आती है कि पुलिस को क्यों नहीं बताया तो सुनीता जो है नीचे देखने लग जाती है और जब नीचे देखने लग जाती है तो पुलिस को सुनीता के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस वाले सुनीता से सख्ती से सवाल जवाब कर रहे होते हैं और फिर सुनीता कोई भी सवाल का जवाब दे नहीं पाती। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सुनीता से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपना मोबाइल नंबर मेरे को दो, तुम्हारे परिवार में जितने भी मोबाइल नंबर हैं उन सभी नंबरों को हमको नोट कराओ, अपने पति का नंबर भी हमें नोट कराओ और यहाँ से अपने घर पे ही जाना, नवी मुंबई को छोड़ के तुम्हें जाना नहीं है। अगर तुम शहर छोड़ के जाती हो तो पहले हमसे आके बताओगी, हम कहेंगे जाओ तो तुम जा सकती हो, नहीं तो नहीं जा सकती। इसके बाद सुनीता क्या करती है, अपना नंबर, अपने परिवार का नंबर, अपने पति का नंबर, जितने भी घर के नंबर थे उन सभी को पुलिस वालों को दे देती है और वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सुनीता के नंबर को सर्विलांस पे डालते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाते हैं और घर के जितने भी मोबाइल थे उन सभी की सीडीआर निकलवाई जाती है। और जब निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि जो सुनीता का नंबर है, जो सिम है, वो नई सिम है, अभी 1-2 महीने पुरानी सिम है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये सिम तो नई है, इसका तो कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो मोबाइल है उस मोबाइल के IMEI नंबर को देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें इससे पहले कौन सी सिम थी। तब जाके पता चलता है कि उससे पहले कोई और सिम थी, उससे पहले कोई और सिम थी, यानी कि अल्टरनेट पे अल्टरनेट कई सारी सिम थी।
तब जाके ये भी पता चलता है कि पिछले 11 महीने में सुनीता ने 40 नंबर बदले हैं और 40 नंबरों से वो एक काम जरूर करती थी, वो एक शख्स से बात करती थी लंबे लंबे समय तक, और उस शख्स का नाम था राहुल प्रजापति, जो कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई के घसौली का रहने वाला है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस को सुनीता के ऊपर और ज़्यादा शक हो जाता है। इसके बाद जब सुनीता के बारे में जानकारी ली जाती है तो ये भी पता चलता है कि पिछले 11 महीने में सुनीता ने कई सारे घर जो हैं बदले हैं, कई सारे पते बदले हैं ताकि उसे लोग पहचान ना सकें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रावले MIDC थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पे ये रहती थी, वहाँ पे इसका खुद का मकान था। वो वाला मकान तो इसने किराए पे उठा दिया और खुद जाके किराए पे रहने लग गई दूसरी जगह। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं FIR दर्ज करते हैं और फिर सुनीता के घर पे दोबारा से जाते हैं। फिर जाके पता चलता है कि सुनीता जो है राहुल प्रजापति नाम के आदमी से बात करती थी। पुलिस वाले राहुल प्रजापति को उठा लेते हैं, थाने के लिए बुला लेते हैं और जो सुनीता है उसे भी थाने बुला लेते हैं और फिर इनसे की जाती है बातचीत। तारीख थी 10 जुलाई 2026। 10 जुलाई 2026 को पुलिस वाले राहुल प्रजापति और सुनीता इन दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं। अलग अलग कमरे में बैठाया होता है और फिर इनसे पूछताछ की जाती है और साथ में जहाँ पे ये लोग रहते थे, किराए पे सुनीता रहती थी, वहाँ पे भी बातचीत की जाती है। राहुल प्रजापति के पास जाया जाता है तो राहुल प्रजापति कहता है कि साहब, ये तो मेरी मुँहबोली बहन है, मैं इससे राखी बनवाता हूँ, आप मेरे ऊपर कैसे शक कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और मुझे ना ही अपने जीजा जी के बारे में कुछ मालूम है। अब सुनीता जो थी इसकी मुँहबोली बहन थी, सबके सामने यही था और हाथ पे राखी बांधती थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने ग्राउंड रिपोर्ट ली थी, जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे जाके जानकारी ली थी, तब ये पता चला कि राहुल प्रजापति और सुनीता जो है लिविंग में रहते थे, एक साथ रहते थे, पति पत्नी की तरह रहते थे। इसीलिए जब पुलिस को ये वाली जानकारी मिलती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कमरे में तो बैठाया हुआ था, तब जाके राहुल प्रजापति से कहते हैं कि सुनीता ने तो कबूल कर लिया है, तुम दोनों लिविंग में रहते हो, अब क्यों झूठ बोल रहा है, सही सही बोल। अब जैसे ही राहुल के सामने ये वाली बात आती है कि सुनीता ने तो मान लिया, तो राहुल भी कह जाता है कि हाँ साहब, लिविंग में तो रहते हैं। अब राहुल उगल चुका था, सुनीता ने नहीं उगला था। अब ये वाली बात सुनीता से बोली जाती है, दोनों की बात मैच हो जाती हैं और इनके बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर थे वो चेंज हो रहे थे। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है और जब पुलिस वालों को इनके ऊपर शक हो जाता है तो पूरी कहानी निकल के सामने आती है कि ये दोनों जो है लिविंग में रह रहे थे, पिछले 11 महीने से पति पत्नी की तरह रह रहे थे, इनके बीच में संबंध था। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बात आती है बलराम की, जो कि सुनीता का पति है, वो कहाँ गया। जब उसके बारे में पूछा जाता है, पुलिस वाले इनके साथ सख्ती बरतते हैं, तब जाके एक कहानी निकल के सामने आती है और कहानी निकल के सामने ये आती है कि एक बार की बात है, बलराम जो है, बलराम कुशवाहा, उसके 2 बच्चे हैं। वो कह रहे थे कि पापा मॉल चलते हैं घूमने के लिए। बलराम कहता है कि ठीक है। बलराम अपने पूरे परिवार को लेकर मॉल जाता है घुमाने। रास्ते में राहुल प्रजापति मिलता है, जो कि ऑटो वाला है। ऑटो वाले का बोलने का व्यवहार बहुत अच्छा था और ऑटो के अंदर से ही राहुल और सुनीता, इन दोनों की जो है आंखें चार हो गई थीं। वापसी के समय पे भी राहुल ही आता है ऑटो लेके और इन्हें घर तक छोड़ने जाता है। आंखें चार हो गई थीं। अब इन लोगों के बीच में जो है प्लानिंग हुई कि कैसे क्या किया जाए। राहुल इन्हें जब उनके घर पे छोड़ता है तो पानी मांगता है पीने के लिए, और जो सुनीता है उनके बारे में पहले तो सेटिंग हो चुकी थी, उनकी अच्छी से पहले से ही हो चुकी थी। इसके बाद सुनीता ये कहती है कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन वाले दिन आ जाना तुम राखी बंधवाने, मेरे पति को तुम पे कुछ शक नहीं होगा, उसके बाद तुम जब चाहे जब आ सकते हो। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, यानी कि 20 अगस्त 2023 को। 20 अगस्त 2023 की सुबह ही राहुल प्रजापति सुनीता के घर पे पहुंच जाता है। उसका पति उससे पूछता है कि भाई बताओ क्या बात है। वो कहता है कि मेरे जो आपकी पत्नी है सुनीता जी, वो मेरी बहन जैसी लगती हैं, इसलिए मैं उनसे राखी बनवाने के लिए आया हूँ। अब जो उसका पति है सुनीता का पति जो है बलराम, वो खुश हो जाता है कि देखो ऑटो वाले को मेरी बीवी के अंदर अपनी बहन नजर आती है। उसके बाद राखी बनवाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। 1 साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तारीख आती है 19 अगस्त 2024, रक्षाबंधन का दिन। फिर से राहुल प्रजापति सुनीता के पास पहुंच जाता है, राखी बनवाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जो सुनीता का पति बलराम है उसे कुछ भी नहीं पता था कि सुनीता और राहुल प्रजापति के बीच में चल क्या रहा है। एक बार की बात है, जो बलराम है
वो अचानक से ही घर के अंदर घुस जाता है। और जब वो घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता और जो उसका साला है मुंह बोला राहुल प्रजापति, ये दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। अब जैसे ही देखता है तो बलराम को गुस्सा आ जाती है। पहले तो राहुल को भगाता है घर से और फिर अपनी पत्नी को समझाता है। वो कहता है कि देखो, हमारी शादी को 17 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम अब ये चीज़ें कर रही हो। देखो, मैं आज तो तुम्हें माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ये लड़का इस घर पे दिखना नहीं चाहिए और तुम इसके संपर्क में नहीं होनी चाहिए। उस समय सुनीता भी कहती है कि ठीक है, मैं उसके संपर्क में नहीं आऊँगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राहुल प्रजापति है उसकी उम्र है 30 साल और जो सुनीता है उसकी उम्र है 40 साल और जो सुनीता का पति है उसकी उम्र है 50 साल। सुनीता की उम्र और राहुल की उम्र में 10 साल का फ़र्क है, यानी कि राहुल जो है सुनीता से 10 साल छोटा है और बलराम से 20 साल छोटा है। उम्र में इतना साला फ़र्क था। अब सुनीता जो है राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी, उससे नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं और नज़दीकियाँ बढ़ने की वजह से ही इनके घर में जो है आए दिन के से झगड़े होते थे। झगड़े इतने ज़्यादा होते थे कि मार पिटाई हो जाती थी। अब जब मार पिटाई बढ़ने लग गई तो सुनीता और राहुल इन दोनों ने तय किया कि जो बलराम है सुनीता का पति, उसे रास्ते से हटा दिया जाए। हटाने के लिए ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, तारीख आती है 7 अगस्त 2025 को सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर पे जाती है और वहाँ पे जाके छोड़ आती है। फिर इसके अगले दिन 8 अगस्त आती है। 8 अगस्त 2025 की रात को वो अपने पति को खाना पीना खिलाती है। उसके बाद पति सो जाता है और फिर चुपचाप से अपने प्रेमी राहुल प्रजापति को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि तुम घर पे आ जाओ। चुपचाप से दरवाज़ा खोल देती है। पति सो रहा होता है और जब पति सो रहा होता है तो ये लोग क्या करते हैं, सुनीता जो है पैरों को पकड़ती है, राहुल सीने पे बैठता है और दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे दबाता है और गले को दबाना शुरू कर देता है और तब तक उसके गले को दबाते हैं जब तक कि उसका पति मर ना जाए। मरने के बाद क्या होता है, लाश सामने पड़ी होती है। अब लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, ये सोचने वाली बात थी। बहुत देर तक ये बैठ के सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद ये कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, जो बलराम है सुनीता का पति, उसके शरीर के 3 टुकड़े कर देते हैं। ये दोनों मिलके बलराम के शरीर के 3 टुकड़े करते हैं। पॉलीथीन की व्यवस्था की जाती है, कपड़ों की व्यवस्था की जाती है और कुछ बोरियां भी लाते हैं और जो उसके पति की लाश के जो 3 टुकड़े हैं उन्हें पहले लपेटते हैं, 3 बोरियों में डालते हैं और बोरियों में डालने के बाद गवली देव का जंगल है, वहाँ पे एक एक करके इन तीनों टुकड़ों को ले जाते हैं और गवली देव के घने जंगलों में ले जाके अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और फिर सुनीता कहानी रचती है कि जो उसका पति है वो किसी अंसल बाबा के आश्रम में चला गया है, घर पे लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रही थी। लेकिन दोस्तों 11 महीने का समय बीत चुका था, किसी को पता नहीं था कि उसका पति बलराम कहाँ है। आखिरकार बलराम का भाई आता है और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है तब जाके इस केस का खुलासा होता है। और जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि एक महिला किसी ऑटो वाले से प्रेम प्रसंग करके उसे अपना मुंह बोला भाई बना के अपने घर पे एंट्री दिलवाती है और फिर अपने पति के शरीर के 3 टुकड़े करवाती है, उसकी हत्या करवाती है और जंगल में जाके फेंक देती है। फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सुनीता और उसके प्रेमी इन दोनों से पूछते हैं कि किस जगह पे तुमने वो अपने पति के 3 टुकड़े फेंके थे बलराम के। तो इन दोनों को ले जाया जाता है और ले जाने के बाद गवली देव के जंगल में ये निशानदेही देते हैं। वहाँ पे तीनों जगह 3 बोरे मिलते हैं। उन बोरों में 11 महीने हो चुके थे लाश को काट के डाले हुए, इसीलिए बोरों के अंदर सिर्फ कंकाल मिलते हैं। कंकाल को जब्त कर लिया जाता है, फिर उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो बलराम के ही हैं या किसी और के। दोस्तों, इस महिला को और इसके प्रेमी को 17 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पूछताछ की मोहलत भी ख़त्म हो गई। अब इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। कई साल से 2-3 साल हो गए पत्नियों ने अपने पति को मारने की अलग अलग प्लानिंग की है, चाहे सोनम है, चाहे कोई भी है, सिया है, इन सब ने मारने की प्लानिंग की। लेकिन बहुत सी प्लानिंग जो है पहले फिल्मों में आती थी, घरों में घुसते थे लड़के जो है भाई बन के। आज भी ऐसा हो रहा है। इस कहानी से देखिए, किसी को अपने घर में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब पड़ता है किसी को घर में घुसाना। और जब
बलराम को सोचना चाहिए था कि किसी के, आजकल कोई नहीं देखता कि इस लड़की के चेहरे में मुझे अपनी बहन दिख रही है, कोई बिना बिना मतलब नहीं आता। लेकिन कभी कभी हिंदुस्तान में क्या होता है दोस्तों, प्रेम आंखों पे पट्टी बांध देता है। वो कहता है कि भाई बहन भाई है, आने दो घर पे। अब बहन भाई समझ के भाई बन गया, भाई बन के घर में घुस गया और जो मुंह बोला जीजा था उसकी हत्या कर दी, और जो जो मुंह बोली बहन थी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों इस तरह किसी भी अनजान आदमी को घर में बिल्कुल भी ना घुसने दें, और घर की महिलाओं से तो बिल्कुल बात ना करने दें, क्योंकि आज का समय बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अगर समय खराब ना होता तो बलराम को 3 हिस्सों में काटा ना जाता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।